हेलो साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं जनाब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे। ऑल इज वेल। तो साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिलर फोरम के इस मंच पर। फिलर फोरम के ऊपर हम साथियों तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की, और जीआरएफ के साथ साथ साथियों आप तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर के टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हिस्ट्री विषय के, चाहे वो स्टेट लेवल के हों चाहे वो सेंटर लेवल के हों, आप हमारे यूट्यूब चैनल फिलर फोरम को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए नीचे आपको फिलर फोरम का ऐप का लिंक मिल जाएगा और वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ से आप दोनों चीज़ों के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो साथियों आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन जो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और जो नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं साथियों, उनको कहना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी। तो उस प्लेलिस्ट पे जा कर के प्लेलिस्ट के ऊपर जा कर के वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सारी पुरानी वीडियो सारी देख सकते हैं। वीडियो नंबर 110 110 के बाद से हमारा MCQ सीरीज चल रही है। हम फर्स्ट रिवीजन करा रहे हैं आप सभी का MCQ और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। तो बहुत सारी वीडियो हैं 110 से लेकर के मोर देन 150 यानी कि 40 वीडियोस के करीब से ज़्यादा हमारी वीडियो मिल जाएंगे आपको MCQ की। उससे पहले हमारी थ्योरी क्लासेस चल रही थी, सबको पता होगा पुराने स्टूडेंट्स को। एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया हम कंप्लीट कर चुके हैं और MCQ के अंदर हमारा एंशिएंट इंडिया और मॉडर्न इंडिया हो चुका है। अब हम एंशिएंट इंडिया और मिडाइवल इंडिया हो चुका है, अब हम मॉडर्न इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज का ये हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है साथियों। ठीक है, तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों कि मुगल काल में भारत का व्यापार होता था। बताइए साथियों किन किन देशों के साथ में, जो मुगल काल में भारत का व्यापार किन किन देशों के साथ में होता था। ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं, आपको इन ऑप्शंस में राइट आंसर चूज करके पुटअप करना होता है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा इसका। आंसर के लिए साथियों आप सभी को पता होगा 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाता है। 30 सेकंड्स के अंदर ही आपने राइट ऑप्शन चूज करके राइट आंसर का पुटअप करना होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 2 3 4 5 इन पांचों कंट्रीज़ के साथ में ही हमारा व्यापार होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों कि निम्नलिखित में से किस यूरोपियन व्यक्ति द्वारा यूरोप के कुछ चित्र दिखाए जाने पर जहांगीर को यूरोपीय कला शैली की विशेषताएं समझने की उत्सुकता हुई। बताइए साथियों। तो साथियों बताइए जरा निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यक्ति द्वारा यूरोप के कुछ चित्र दिखाए जाने पर जहांगीर को यूरोपीय कला शैली की विशेषताएं समझने को उत्सुकता हुई। वो कौन सा चित्रकार था, यूरोपियन था। तो वो था साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है साथियों कि सिखों के सिखों के सातवें गुरु की मृत्यु के पश्चात, ये नहीं आएगा, मैं को छोड़ दो, इसको ये गलत प्रिंट हुआ है, इसको छोड़ दो। सिखों के सातवें गुरु की मृत्यु के पश्चात किस मुगल शासक ने गुरुओं के उत्तराधिकार के झगड़े का फायदा उठाने का प्रयास किया।
बताइए साथियों, कौन सा वो मुगल बादशाह था जिसने कि उत्तराधिकार के झगड़े में फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी? तो इसका जो राइट आंसर था ना साथियों, वो था आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर, एक सेकंड एक मिनट भाई, गड़बड़ हो गई। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर आएगा ना साथियों, वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। औरंगजेब ने ऐसा प्रयास किया था। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर था वो गलत हो गया साथियों। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर आएगा ना, वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। टॉमस रो आगे इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए, वो गलती से उसका टिक हो गया था। ठीक है, ये होगा सेकंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है कि विक्टर जैक माउंट ने किस शासक की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी? क्या बात है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई, खतरनाक आ रहे क्वेश्चन। तो बताइए साथी, विक्टर जैकमोंट जो था उसने किस शासक की तुलना नेपोलियन के बोनापार्ट से की थी? बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो राइट आंसर होगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, राजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह की तुलना की थी नेपोलियन बोनापार्ट से विक्टर जैकमोंट ने। हम्म, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एकमात्र ब्रिटिश शासक कौन था जिसे सिखों ने बिना जूता उतारे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रवेश दिया? बताइए साथी, कौन सा वो ब्रिटिश शासक था जिसको कि सिखों ने बिना जूता उतारे ही अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रवेश दे दिया था? यानी कि वो बिना जूता उतारे ही अमृतसर के स्वर्ण मंदिर, जो बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, उन उसमें चला गया था। उसको इजाज़त दे दी थी कि बिना जूता उतारे जा सकता था। गलत नहीं हुआ यार वैसे देखा जाए तो। सिखों की भावना यहाँ हो तो जानी चाहिए थी वहाँ पे, तो यार इतना बड़ा काम हो गया। चलो बताइए क्या राइट आंसर था? तो क्वेश्चन फिफ्थ का जो राइट आंसर होगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जॉन लॉरेंस। ये चला गया था बिना जूते उतारे ही, जूते पहने पहने चला गया था अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, नासिरुद्दीन महमूद तुर्कान चहलगानी की सम्मति के बिना कोई विचार प्रकट नहीं करता था। वह उनकी अनुमति के बिना हाथ पैर नहीं हिलाता था। वह उनको सूचित किए बिना न तो पानी पीता था और न ही सोने जाता था। यह किसने उल्लेख किया? यानी कि नामचारे का शासक था और तुर्कान चहलगानी ही से वास्तविक शासन करता था। तुर्कान चहलगानी बोले तो 40 दल 40 यानी कि 40 तुर्क सरदारों का दल, जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। बाद में बलबन ने उसे ख़त्म कर दिया था, उसी की बात हो रही है। बताइए इसके बारे में किसने लिखा है ऐसा? क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो राइट आंसर होगा आपका, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसामी। नेक्स्ट कहता है कि औरंगजेब ने यह आदेश किस वर्ष जारी किया कि जो मनसबदार है यार, ये थोड़ा ठीक कर लो इसको, कि जो मनसबदार दक्षिण में नियुक्त हो
उन्हें ही दक्षिण में जागीर दी जाए। बात भी सही देखा जाए तो, कि जो जिसकी नियुक्ति दक्षिण में की जाए उसे दक्षिण की जागीर दी, ताकि वो वहीं की वहीं उसको मेंटेन कर सके अच्छे से। उत्तर वाला क्यों दिया दक्षिण की? तो बहुत ज़्यादा मैनेज ही नहीं कर पाएगा, बहुत दूर हो जाएगा उसके लिए। तो कौन सा उस टाइम कौन से चार्टर्ड प्लेन चलते थे यार? घोड़ों पे जाते थे लोग, बैलगाड़ियों पे, घोड़ा गाड़ी, तांगा गाड़ी, इस तरह से होते थे ट्रांसपोर्ट के साधन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 1694 में, 1694 में ये आदेश पारित किया था औरंगजेब ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 कहता है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया आपका ये। दिखाई पड़ रहा है ना? कहता है कि आधुनिक भारत का इतिहास 18वीं सदी से आरंभ होता है। रीजन कहता है, दुनिया के अन्य भागों में भी आधुनिक काल की शुरुआत 18वीं सदी से ही मानी जाती है। बताइए क्या, तो क्या राइट आंसर होगा इसका? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए आपका सही है कि आधुनिक भारत का इतिहास 18वीं शताब्दी से आरंभ होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए इसको सोल्व करने के लिए हम क्योंकि लगाते हैं, क्योंकि दुनिया के अन्य भागों में भी आधुनिक आधुनिक काल की शुरुआत 18वीं सदी से मानी जाती है। ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि इससे पहले 18वीं सदी से पहले मानी जाती है, दुनिया की 16वीं शताब्दी से मानी जा रही है, पुनर्जागरण के काल के बाद से। जी, जो यूरोप में पुनर्जागरण काल हुआ था, रेनेसां जिसको कहते हैं ना, वहाँ से मानी जाती है। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन कि किस सिंधु घाटी स्थल से मनुष्यों के किसी भी नश्वर अवशेष की प्राप्ति नहीं हुई? बताइए साथी, कौन सा वो सिंधु स्थल है जहाँ से मनुष्य का कोई भी अवशेष नहीं प्राप्त हुआ? नश्वर में जो मिट चुका है, नश्वर में जो नष्ट हो चुका है, जो मरे हुए इंसान का कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुआ, जैसे हड्डियाँ वगैरह मिल जाती है ना, इस प्रकार से बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धोलावीरा। तो जरा बताइए साथी, धोलावीरा कहाँ पर है? सिंधु घाटी का प्रथम स्थल जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। हाँ, इम्पोर्टेंट है साथियों। बताइए साथियों, कौन सा वो स्थल है जिसे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सबसे पहले शामिल किया गया था? हड़प्पा का और आपका सिंधु घाटी का कौन सा स्थल था वो? क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी, इन तीनों में से कोई नहीं। झटका लगा कुछ लोगों को, क्या बात है ना। नेक्स्ट बताइए साथियों कि अटाला देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? हाँ, ये आ गया साथियों, इजी क्वेश्चन है, बता सकते हो आप लोग आराम से। 13 क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन
सिद्धांत के प्रवर्तक किसे माना जाता है? बताइए साथियों। तो किसे माना जाता है बताइए साथियों। शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रवर्तक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड ऑकलैंड को माना जाता है। लॉर्ड मत बोलो, ऑकलैंड ही ठीक है यार, क्या लॉर्ड बनाना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वुड का डिस्पैच सब मुख्यतः किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? बताइए साथियों। चार्ल्स वुड था ना, चार्ल्स वुड का वुड्स डिस्पैच कब आया था, पहले तो ये बताना चाहिए आपको। और वो कहता है किसके बारे में, कौन से शिक्षा के स्तर से संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर या विश्वविद्यालय स्तर? क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विश्वविद्यालय स्तर पर, यूनिवर्सिटी लेवल पे। नेक्स्ट कहता है कि अंग्रेजी सिखाने वाले स्कूलों का जाल बिछा देने की योजना सर्वप्रथम किसके मन में आई? कौन था वो ब्रिटिशर्स जिसने कि अंग्रेजी सिखाने वाले स्कूलों का जाल बिछाने की योजना बनाई सबसे पहले? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, चार्ल्स ग्रांट। थोड़ा स्पीड से चलिए साथियों, टाइम कम है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमारे पास आज। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों पर भाष्य लिखा? क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा था शंकराचार्य ने। ये तो वही क्वेश्चन आ गया 17 कि अंग्रेजी सिखाने वाले स्कूलों को जाल बिछाने देने की योजना सर्वप्रथम किसके मन में आई? तो 17 का आपका होगा आपका वही चार्ल्स ग्रांट। नेक्स्ट कहता है कि रणजीत सिंह द्वारा बनवाई गई राज के मोहर पर उद्धृत था। राज के मोहर पर क्या लिखा हुआ था? रणजीत सिंह द्वारा बनाई गई सरकारी राज के मोहर पर क्या लिखा हुआ था? तो उसके ऊपर जो लिखा हुआ था साथी वो लिखा हुआ था ऑप्शन नंबर डी, श्री अकाल सहाय। ये लिखा हुआ था जो राजा महाराणा रणजीत सिंह थे ना, उनके मोहर के ऊपर, उनके राज के मोहर जो थी, गवर्नमेंट स्टैंप जो होती है उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट कहता है कि रणजीत सिंह ने केंद्रीय शासन के संचालन के लिए 5 मंत्रियों की नियुक्ति, इसके अलावा विभिन्न कार्यों में मदद करने के लिए कितने अलग अलग विभाग बनाए? तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है ना इसका राइट आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी, 12 विभाग बनाए थे अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रणजीत सिंह के शासनकाल में दफ्तर मवाजात किससे संबंधित था? बताइए साथ कौन से विभाग से संबंधित था दफ्तर मवाजात?
फारसी टर्म है साथियों, क्या बात है। अब आएगा मज़ा, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, सभी कर्मचारियों के वेतन के विवरण से संबंधित। सभी कर्मचारियों को जहाँ वेतन दिया था ना, उसे बोला जाता था दफ्तर मवाजात। वो ऑफिस था, दफ्तर था, विभाग था, डिपार्टमेंट बोले तो। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? कहता है कि क्वेश्चन में 1838 1838 ईस्वी में अंग्रेज शाह शुजा और रणजीत सिंह के बीच हुई त्रिदलीय संधि के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए साथियों क्या क्या था। इस संधि से अंग्रेजों का हित था। रणजीत सिंह केवल अंग्रेजों को प्रसन्न करने के लिए इसमें सम्मिलित हुए। इस संधि से रणजीत सिंह का भी हित था। बताइए कौन कौन से इसमें ऑप्शन राइट ऑप्शन सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट और सेकंड राइट है इसके। इस संधि में अंग्रेजों का हित था और रणजीत सिंह केवल अंग्रेजों को पसंद करने के लिए सभी शामिल हुए थे। ये राइट नहीं, इसमें अंग्रेजों का रणजीत सिंह का कोई हित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं कि ऋग्वैदिक काल के आर्यों को किस वस्तु का ज्ञान नहीं था? बताइए तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 22। ट्वेंटी टू का जो राइट आंसर था वो दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसी का भी ज्ञान नहीं था। पर्दा प्रथा ज्ञान नहीं है, बिल्कुल समझ में बात आ जाती है। लोहे का ज्ञान नहीं थी, बिल्कुल समझिए 1000 BC के आसपास हमें लोहा मिलना शुरू होता है। सबसे प्राचीनतम जो मिलता है वो मिलता है आपका अतरंजी खेड़ा से लोहे का प्रमाण, ठीक है।
चांदी का 6th BC के आसपास मिलना शुरू होता है। 6th BC के आसपास चांदी के हाथ मुद्राएं मिलनी शुरू होती है हमें। ठीक है, लेकिन चावल है ना, ये मुझे सही नहीं लग रहा था, क्योंकि चावल में तो जो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता हमें, यव यानी कि जौ, आर्यों भोज्य पदार्थ प्रिय पदार्थ जो था खाने का वो एक, और दूसरा था ब्रीही। ब्रीही जिसे चावल ही माना गया है, चावल या धान माना गया है। ठीक है, धान या चावल एक ही बात है। तो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, बाकी तो चलो तीनों को हम ठीक मान लेते हैं। चलो देखते हैं आगे। कोई श्योर हो तो बताना, किसी को रेफरेंस पता हो तो इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 कहता है, 23 कहता है कि लाहौर में तुगलकों की उत्पत्ति के विषय में पूछताछ करते हुए उसे यह ज्ञात हुआ कि गियासुद्दीन तुगलक का पिता बलबन का एक तुर्क दास था और उसकी माता पंजाब की जाटनी हिंदू जाट परिवार की महिला थी। किसने लिखा ये, किसकी स्टेटमेंट है ये? आपका आ गया हिस्टोरियोग्राफी से। हिस्टोरियोग्राफी के साथ देखो अलग से वो नहीं होगा, हिस्टोरियोग्राफी हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। एंशिएंट इंडिया में हमने आपको कराया था हिस्टोरियोग्राफी से क्वेश्चंस, मिडाइवल में भी, और अभी जब आपका मॉडर्न इंडिया की तरफ हम जो चल रहे हैं उसके भी हम साथ साथ ही कराएंगे। हालांकि ये मत सोचा करो कि इसमें एक क्वेश्चन हिंदू इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी आया था, ठीक है ना। अभी इससे पहले ऋग्वेदिक आर्यों के बारे में आया, और अभी मिडियवल आपका दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन भी आएगा। तो कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं बीच बीच में, क्या हुआ, एग्जाम पेपर में, एग्जाम में भी ऐसे ही आएंगे, आपके मिक्सअप में ही आएंगे। जरूर थोड़ी ना 1 बाय 1 करके आएँ। तो हर चीज़ के लिए तैयार रहा करो, क्या दिक्कत है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन कुछ क्लासेस के बाद मैं आपका मिक्सअप ही कराऊंगा इसके बाद तो, नेक्स्ट मंथ से। ट्वेंटी थ्री का जो राइट आंसर होगा तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फरिश्ता ने लिखा ये। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए था, जो राइट आंसर क्या होगा कि गियासुद्दीन तुगलक एक महान साम्राज्यवादी था। इस दृष्टिकोण से वह अलाउद्दीन खिलजी से भी आगे था। एजर्सन और रीजन का है, कथन और कारण का क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर बताइए साथियों इसका क्या होगा 24। तो 24 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आर दोनों सही है, और आर ए की, ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। गियासुद्दीन तुगलक एक महान साम्राज्य था क्योंकि इस दृष्टिकोण से वह अलाउद्दीन खिलजी से भी आगे था, निकल गया था। एक ही बात है, ठीक है, दोनों मैच कर रहे हैं। 25 कहता है क्या, क्रांतिकारी भी गर्म विचारधारा के ही अंग थे, किंतु वे विदेशी शासन से मुक्ति के लिए हिंसात्मक उपायों का प्रयोग आवश्यक और उचित समझते थे। ये किसका कथन है बताइए साथ, ये कथन किसका है? किसने कहा? ये तो इजी क्वेश्चन, बता सकते हो आप यार। 25 नाम ही नहीं सुना होगा, क्या बात है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुभाष कश्यप ने, नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में क्रांतिकारी कार्यवाही सर्वप्रथम महाराष्ट्र में हुई, परंतु इनका प्रधान केंद्र कहाँ था?
ये भी आसान क्वेश्चन है, आंसर कर सकते हो आप। छब्बीस का जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। बंगाल में, सबको पता है बंगाल में तो बहुत बड़े, बंगाल में तो बहुत सारे क्रांतिकारियों को जन्म दिया यार। सुभाष चंद्र बोस वहीं से निकले। आपके विपिन चंद्र पाल वहीं के थे। और आपके क्या बोलते हैं स्वामी विवेकानंद वहीं से निकले। रविंद्रनाथ टैगोर वहीं के थे। बहुत से बड़े बड़े क्रांतिकारी निकले वहाँ से, तो महान हस्तियों को जन्म दिया बंगाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चापेकर बंधुओं को गिरफ्तार कराने में किसकी अहम भूमिका थी। अच्छा जी, बताइए शायद राइट आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 27। तो इसका जो राइट आंसर साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 27 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। डी, द्रविड़ बंधु होते। इन्होंने धोखा दिया था इनको, द्रविड़ बंधुओं ने गिरफ्तार करा दिया उनको, चापेकर बंधुओं को। वो कहानी पता होगा आपको चापेकर बंधुओं की, तो देख लेना, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी टाइम है अपने पास। क्या कहता है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी। किसने प्रदान की थी बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी, जनता द्वारा, पब्लिक ने दी थी लोकमान्य, ना कि इस पर्टिकुलर किसी एक पर्सन ने दी थी। जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी ना महिलाओं ने, कौन से प्रोग्राम में दी थी जरा बताइए। खेड़ा सत्याग्रह। 29 कहाँ के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश राज्य का तख्ता पलटने के लिए 6 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया था, बताइए साथियों। 29। इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 29। ऑप्शन नंबर बी राइट, बंगाल में हुआ था। वर्तमान रणनीति नामक समाचार पत्र किसका था, बताइए साथियों। किसने निकाला था वर्तमान रणनीति नामक समाचार पत्र, अखबार, न्यूज़पेपर बोले तो। क्वेश्चन नंबर 30। फटाफट चलेंगे साथियों, टाइम नहीं है इतना अपने पास अब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बारिंद्र घोष, ये महोदय थे। भाकना क्या कहता है, गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना जापान से किस जहाज से भारत वापस आए थे। क्वेश्चन 31। ज़्यादा स्टूडेंट का इस क्वेश्चन का ऑप्शन गलत होगा, देखते हैं फिर भी कितने राइट आंसर दे पाते हैं। 31 का जो है राइट आंसर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नैमसैंग। ऐसा रहते हैं सैमसंग बोल दिया हो ना, सैमसंग, क्या बात है, नैमसंग है लेकिन ये ध्यान देना इस पर।
अच्छा, मैडम भिखाजी कामा किस देश की नागरिक थी? मैडम भिखाजी कामा। तो मैडम भिखाजी कामा जो मूल रूप से वो थी आपके फ्रांस से, फ्रांस के नागरिक थी। पैन आर्यन एसोसिएशन नामक संस्था को बाद में किस नाम से जाना गया? बताइए साथियों, पैन आर्यन एसोसिएशन को बाद में किस नाम से जाना गया था? बेटा मज़े आ रहे हैं ना, क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं, क्या बात है, बड़े आनंद आ रहे हैं भाई साहब। 33। कल से बारिश हो रखी है यार, कल संडे था, शाम को हमारा मैच होता है वॉलीबॉल को, वॉलीबॉल खेलने गया मैं 5:30 7:30 आया, दबा के बारिश हुई, बारिश में खेले हम, बॉडी अकड़ गई है पूरी, आज गड़ा बैठ गया। क्या करें, वीकेंड पे खेलना भी ज़रूरी है यार बॉडी फिटनेस के लिए। थर्टी थ्री कहता है सी का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया के नाम से इसको बाद में जाना गया था। कहता है कि हिंदू भारत का प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा जो मैडम भिखाजी कामा द्वारा जर्मनी में 1907 में फहराया गया था, उसमें निम्न में से कौन सा रंग नहीं था? बताइए साथियों, कौन सा रंग नहीं था? उसमें जो नहीं था वो था आपका ऑप्शन नंबर डी, नारंगी नहीं था, बाकी तीनों कलर थे, हरा भी था, लाल भी था, पीला भी था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 35 और आज का अंतिम क्वेश्चन साथियों, क्या कहता है कि हिंदुस्तान गदर नामक पत्र का संपादन कौन करते थे? ये तो पता होगा सबको। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 35 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र पेशावरी। पेशावर के थे, पाकिस्तान में जो पेशावर वहाँ के, और लाला हरदयाल जो थे वो ओनली गदर निकालते थे, ना कि हिंदुस्तान गदर पूछा यहाँ पे, कन्फ्यूज मत होया करो बेटे जान, समझे? गदर पत्रिका और गदर आंदोलन की स्थापना करता लाला हरदयाल थे, और लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान गदर पूछा है तो रामचंद्र पेशावरी, इसी को कहते हैं नेट। क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चन थे साथियों, अब आगे वन बाय वन करके हम आपका मॉडर्न इंडिया चलाएंगे, मॉडर्न इंडिया से संबंधित क्वेश्चन हम एमसीक्यू कराएंगे, उसके बाद फिर मिक्सअप कराएंगे नेक्स्ट मंथ से। ठीक है, कुछ वीडियोज मॉडर्न इंडिया बनाएंगे क्योंकि मॉडर्न इंडिया काफ़ी डिफिकल्ट है, स्टूडेंट्स को याद करने में परेशानी होती है, उसके बाद फिर हम मिक्सअप चलाएंगे आपका। ठीक है, किसी को कोई सुझाव हो, कोई कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना चाहता हो, किसी प्रकार कोई सुझाव देना चाहता हो, सलाह मशवरा देना चाहता हो, तो मोस्ट वेलकम, दे सकता, बताया करो, कोई दिक्कत नहीं। क्लास को इम्प्रूवमेंट करने के लिए अगर आपको कोई अच्छा आइडिया हो तो बता सकते हो कि सर ये काम कर सकते हैं, सर इस प्रकार से हम चल सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम आप सभी के आइडिया की क्या दिक्कत है। मैं चाहता हूँ कोई लोग पार्टिसिपेट करें हमारे प्रोग्राम में, हमारे क्या बोलते हैं इसमें वीडियो में है। और लास्ट में जो सैटरडे को इवनिंग में हमारी गूगल मीट हुई थी, उसमें बहुत सारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए थे, कुछ नए स्टूडेंट्स भी थे, तो आया करो, सभी लोग आया करो, क्या दिक्कत हो। डाउट क्लियरिंग सेशन होता है हमारा वीकेंड पे, उसमें हफ्ते भर में जो भी डाउट्स होते हैं आप सभी को उसमें मैं क्लियर करवा देता हूँ आप सभी के। कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो, एक स्टूडेंट कह रही थी मेरे को बहुत डर लग रहा है, उसकी तैयारी नहीं, तो डर तो बेटा अपने आप लगेगा। जो स्टूडेंट्स आए थे उनको पता होगा किसको डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो ठीक है साथियों, नए नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी आप सभी के साथ, तब तक के लिए आप टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आप सभी को, जय हिंद और जय भारत, थैंक यू सो मच।